एक्सपेंसेस बाय डेफिनेशन कहते हैं मनी स्पेंट और कॉस्ट इनकर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट टू जनरेट रेवेन्यू। आप अपने रेवेन्यू को, अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए जो भी आप इसके ऊपर आप देखेंगे पैसा लगाते हैं, जो कॉस्ट इनकर करते हैं बेटा, वो आपके पास आपके एक्सपेंसेस हैं बेटा, ठीक है। सो वो कहते हैं रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। आप अपने बिजनेस को करते हुए डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उसको आपके पास आप देखेंगे जो आपकी अखराजात चल रहे हैं उनको एक्सपेंसेस का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरीज, वेजेस। जी बेटा। सर सिंपली हम एक्सपेंसेस को कंजम्पशंस या एक्सपेंडिचर्स भी कह सकते हैं ना? बेटा कह सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। तो अब जरा इधर आइएगा इसको डिटेल से, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन है हमारे पास कि एक्सपेंसेस क्या होता है। तो एक्सपेंसेस बेसिकली आपके पास आपकी वो कॉस्ट है जो आप इनकर करते हैं ताकि आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें। गॉट इट? बेटा स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक हो? यस सर। सर हमें बताया गया था खाली ऑनलाइन होगी क्लास। बेटा नहीं, ये तो नहीं था, आज की क्लास फिजिकली थी। एक्चुअली हुआ इस तरह से है कि वो जो आपके पास आप लोग कह लें कि कल की छुट्टी आ गई ना बीच में, फिर डेट पास फोन हो गई, वो आपके पास आगे चली गई, तो उस वजह से हमने वैसे सिर्फ एक दिन के लिए कॉल नहीं किया। तो था हमारे पास वो जो डे था हमारे पास वो 22 का। तो आज हमारे पास जो प्लानिंग थी वो पूरी फिजिकल क्लास की प्लानिंग थी, दैट इज नॉट ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन था, यानी ऑनलाइन का ऑप्शन हम उन लोगों के लिए आप लोग अलाइव रखेंगे कि जो लोग आपके पास आप फिजिकली जिनके लिए आना मुश्किल है, ठीक है। सो अगर कुछ लोग ऑनलाइन इसको पार्टिसिपेट करना चाहें तो कोई एतराज वाली बात नहीं, मुनासिब है ऑनलाइन क्लास इस तरह से रहेगी क्योंकि अभी हमने जो अपनी सेटिंग कर ली है उसमें मामला ये है कि मैं फिजिकली पढ़ाऊं और ऑनलाइन के अंदर इसकी प्रोडक्शन दी जाए, बड़ी सिंपल, यानी हमें इसमें कोई इशू नहीं। और जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो भी इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि चीजें काफी आपके पास आप ये कह लें कि कंफर्टेबल है, मतलब वो सिचुएशन नहीं है जो पुरानी ऑनलाइन की क्लास की। फिर सेकंड ये है कि मेरा जो अपना आईटी का जो अंदाज है ऑनलाइन क्लास का, वो ये नहीं है कि मैं आपसे ना स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर या उसके ऊपर आपके पास एक्सेल के ऊपर आपको पढ़ाऊंगा। मैंने आपको पढ़ाना है बोर्ड के ऊपर, तो बोर्ड जो एग्जैक्टली इसी तरह से होगा जैसे आपके पास आपकी फिजिकल क्लास चलती है, ठीक है, और उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह बाकी चीजें भी आपके पास अवेलेबल होती है। तो हमारी ख्वाहिश है कि आपके पास जो ऑनलाइन का सेगमेंट है वो अलाइव रहे, हम उसको उस विंडो को क्लोज नहीं करेंगे। अब जैसे देखिए ना, आपके पास अगर कल हमारे पास सिर्फ कल इशू ये है कि कल हमारे पास नेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कल इस सराउंडिंग के बीच में आपके पास आपकी नेट की फैसिलिटीज भी वो क्लोज करते हैं। अगर कल हमारे पास आप देखेंगे नेट और ये फैसिलिटीज होती तो हम कल की क्लास भी आप घरों में बैठे थे, हम आपको घर के अंदर ये क्लास देते। देखिए ना, मुझे आपके साथ आपकी प्रैक्टिस क्लास को अरेंज करना है, तो मैं तो आपके पास संडे को आपको कह दूंगा बेटा तुमने खूब सारी प्रैक्टिस की, तुम अपने घर भी रहो, मैं तुम सिर्फ 1 घंटे के लिए मेरे साथ अलाइन हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ अलाइनमेंट कर दूंगी, ये चीजें तुम अपने पास समझ। तो इसको रखेंगे हमारे पास आप देखेंगे हम कोर एक्टिविटी अपनी फिजिकल को रखेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो फिजिकली नहीं आ सकते वो ऑनलाइन क्लास में। देखो ना, आप लोगों की हिम्मत है क्या आपके पास? मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं है कि आप फिजिकली आ सकें, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आपकी फैमिली, आपके आ जाओ आपको फादर का, आपको मदर का, मतलब समटाइम वो आपको इस तरह से अलाउ नहीं करते कि आप वो तो फिजिकली जा सकें। तो उसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आपके पास आपकी ऑनलाइन क्लासेस एक अच्छे डायनामिक्स के साथ चल सकती हो तो हम क्यों रोकें? मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। तो इसमें आपके पास प्लस पॉइंट अभी जैसे मुझे कैसे रिकॉर्डिंग आना है, सो पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड आपके पास है। सो आपने अपनी प्रिपरेशन की, आपने अपनी चीजों को लिया, पूरी रिकॉर्डिंग आप अपने पास ओपन करने, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है डिस्कस कर सकते। फिर व्हाट्सएप के ग्रुप्स आपके पास बने, जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई चीज ऐसी जो आपको समझ में नहीं आ रही, उसकी कैप्शन लेने के साथ ही आप पूरे तौर पे मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, सर ये हमने देखा है, नहीं समझ में आ रही, फिर इसको देखिए इसको कैसे करें। अपनी बात को अंडरस्टैंड करें, तो हम इसको रादर दें कि अपने लिए थ्रेड्स लेंगे, हम इसको अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाएं, तभी हमारे लिए आप देखेंगे कि हमारे उसमें एक चीज प्लस हो जाए जो आप देखेंगे। और बहुत अच्छी बात लग रहा है, आज सबका काम हो गया, वो थोड़ा सा आपने कर दिया उसमें।
यस सर 11 अप्रैल का वो आ गया क्या नोटिफिकेशन। 11 अप्रैल तक आप ऑनलाइन रहे? बंद है इंस्टीट्यूशन। अच्छा, चलो देखते हैं। तो फिर हमारे पास हाइब्रिड का फैसिलिटी अवेलेबल होगी, जिसमें ऑनलाइन क्लास भी होगी और साथ जो लोग फिजिकली इजीली आ सके। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ राइट नाउ, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए फिजिकल में और ऑनलाइन में कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर तुम्हारे पास नेट अच्छा है। सो वियर है, हम अपने पास अपनी क्लास को फिजिकली, मतलब आपको ऑप्शन देंगे कि जो लोग फिजिकल आना चाहते हैं हमें कोई एतराज, ठीक है। लेकिन जो लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत प्रॉपर्ली विंडो ओपन रहेगी जहां पे हमारे पास हमारी क्लासेस ऐसे चलती हैं। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? जो लोग ऑनलाइन है बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर आ रही है। इसको लेके चलते बेटा एक्सपेंसेस क्या है। अब जरा इसको ना, इसको समझिएगा बेटा। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आपके पास है सर क्या आपकी बेटा? स्क्रीन सही दिखाई नहीं दे रही सर। सॉरी बेटा, सही। सर आपकी सर स्क्रीन बड़ी नहीं बिल्कुल दिखाई साफ दे रही सुथरी सर। दिखाई दे रही है सर। बेटा ब्लर हो रहा है? सर सही है बिल्कुल। नो सर सही है। तो सर बड़ी नहीं दिखाई दे रही सर सर। बिल्कुल सही है सर, इसके नेट का मसला है। सर एचडी व्यू आ रहा है। कोई इशू नहीं, आप इसको ना एक दफा रीफाइन करेंगे तो ठीक हो जाएगी। एक्सपेंसेस हम में पिन बेटा, करके पिन करो। एक्सपेंस आपके पास कॉस्ट इनकम टू जनरेट रेवेन्यू। सो रेवेन्यू क्या बेटा? आपकी इनकम। आप अपने बिजनेस के बीच में जब इनकम्स को जनरेट करते हैं बेटा, तो इसकी जनरेशन के लिए आपको सर्टेन कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, ठीक है। सर्टेन कॉस्ट, ठीक है। ये है क्या? एक्सपेंसेस क्या बेटा? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जब आप बिजनेस को परफॉर्म करते हैं तो अल्टीमेटली आपको सर्टेन कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी उसमें एग्जांपल्स क्या देंगे उस जगह देखिए। अगर आप एग्जांपल्स पे आते हैं तो जनाब हमारे पास हमने रेंट को पे किया, सारी बात है। यहाँ पे काम करने के लिए रेंट को पे करना जरूरी है। यू गॉट इट? अस्सलाम वालेकुम। हम पहले क्लास फ्री होके कॉल करना। So examples: rent, salaries, utilities। बेटा ये utilities क्या है? बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, टेलीफोन चार्जेस हो गए, इनको कलेक्टिवली यूटिलिटीज का नाम देते हैं। बेटा मेरी बात को इसी तरीके से कैरेज, कैरेज क्या बेटा? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन बेटा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अभी इन आउट बात की बात, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दो लेवल पे बेयर करनी पड़ती है, सामान लाने के लिए भी बेटा और सामान को भेजने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांसपोर्टेशन ही है ना बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है। सो कैरेज की कॉस्ट। ऐसे बेटा फ्रेट की कॉस्ट। फ्रेट क्या बेटा? शिपमेंट, शिपमेंट कॉस्ट बेटा। आप ना अपने सामान को बाहर भिजवाना चाहते हैं तो शिपमेंट करनी पड़ेगी ना बेटा। तो शिपमेंट की कॉस्ट है, ठीक है। मंगवाना चाहते हैं सामान तो शिपमेंट की कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। तो फ्रेट, शिपमेंट कॉस्ट, बेटा क्लियर है? तो भाई अब ये वो कॉस्ट है जिनको बर्दाश्त तो करना है हमें, इसके बगैर तो बिजनेस नहीं होगा। मैं जिस प्रीमिसेस के बीच में हूं, अगर मेरे पास वो अपने नहीं है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? रेंट पे करना पड़ेगा। देखो मैं अपने पास जितनी भी पब्लिक यूटिलिटीज है, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अच्छी एंटिटीज हैं, जो बड़ी बड़ी एंटिटीज हैं, आपको पता है वो नहीं देती ये बिजली गैस उनसे गवर्नमेंट से, क्योंकि कॉस्टली पड़ती है। अगर वो इसको खुद प्रोड्यूस करेंगे तो उनको सस्ता पड़ेगा। तो उन्होंने अपने जनरेटर हाउस बनाए हुए, या तो इतनी बड़ी एंटिटी होगी जिसका अपना जनरेटर हाउस, पुराना पावर प्लांट उन्होंने लगाया था,
और उस पावर प्लांट से जो बिजली या यूटिलिटी अपने पास लेते हैं वो कम कॉस्ट की होती है उससे एज कंपेयर टू वापदा। तो या तो हमारे पास ये हो, अगर अब ये नहीं है तो फिर जाहिर बात है मुझे बिजली गैस जो किससे लेनी पड़ेगी, ये जो यूटिलिटी प्रोवाइडर्स हैं। तो पब्लिक यूटिलिटीज वाले जो है आपके पास मुझे उनसे एक कनेक्शन लेने पड़ेंगे, तो फिर उनकी कॉस्ट मुझे देनी पड़ेगी। तो मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। मुझे कमीशन देना पड़ेगा, मुझे सैलरीज देनी पड़ेगी, मुझे एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे, मुझे ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे, मुझे शिपमेंट की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो ये सारी वो कॉस्ट है जो मैं अपने पास अब ये इसलिए बर्दाश्त करता हूं कि अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सके। तो फॉर द स्मूथ कंडक्शन ऑफ योर बिजनेस ऑपरेशन आपको सर्टेन कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो बेटा ये जो है इनको हम अपने पास अपने एक्सपेंसेस के तौर पे लेते हैं। बट एक्सपेंस वो है बेटा जो थोड़ा सा एक्सपायर्ड कॉस्ट की तरफ चले, कि हम सही मानों में एक्सपेंस उसको कंसिडर करते हैं जिसका फायदा उठा लिया। क्यों? अगर अभी मैंने किसी पैसे का फायदा उठाना है, किसी कॉस्ट का फायदा उठाना है, फ्यूचर में मुझे मिलेगा फायदा, तो फिर वो मेरा एक्सपेंस नहीं होता, फिर वो मेरा एसेट बन जाता है। सो एसेट्स क्या बेटा? जिनका मुस्तकबिल में फायदा मिलेगा। तो मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या बेटा? जिनका फायदा उठा लिया है या उठा रहे हैं, मतलब राइट नाउ जिनको हम कंज्यूम कर रहे हैं या हमने उनको कंज्यूम कर लिया है। जैसे मैंने सैलरी की पेमेंट करता हूं, तो सैलरी की पेमेंट आप देखिएगा मैं नॉर्मली एडवांस कर लेता हूं एरियल से। मेरे एम्प्लॉय एक महीने के लिए मुझे अपनी सर्विसेज दे देते हैं, जब वो सर्विसेज मैं उनसे ले लेता हूं तो उन सर्विसेज को लेने के बाद मैं आप ये कह लें कि उनको पेमेंट परफॉर्म करता हूं। जो पेमेंट्स मेरे पास क्या है बेटा, उनकी आप ये कह लेंगे जो सर्विस पेमेंट, उनको कमीशन पे किया जाता है, उनको बोनसेस दिए जाते हैं। बट मेरी बात को फॉलो करें, गैरेज के एक्सपेंसेस हैं, फ्लेट के एक्सपेंसेस हैं। तो अगर हम इसको देखें तो एक्सपेंस टेक्निकली वो है जो एक्सपायर्ड कॉस्ट। क्लियर है? दीस आर एक्सपायर्ड। सर ये सर एक्सपायर्ड कॉस्ट को काइंडली रिपीट कर देंगे तो फिर मैं रिपीट कर देता हूं बेटा कि आपके पास आपकी ऐसी कॉस्ट जो एक्सपायर हो जाए, ऐसी कॉस्ट जिसका फायदा उठा लिया जाए। तो बेटा ऐसी कॉस्ट जिसका फायदा उठा लिया जाए ये एक्सपेंस बन जाए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। हाँ, कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसका या तो फायदा हमने उठा लिया है या राइट नाउ हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको भी एक्सपेंस कंसीडर कर लेते हैं। अभी आगे जाकर हम इसको प्यूरिफाई करेंगे कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अगर आपके पास राइट नाउ एक चीज आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है बेटा, आपको बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये भी जी बेटा सर हम यहाँ पे यूटिलिटीज की बात की है, तो इस तरह प्रोविजंस हमारी लायबिलिटी उसे उसको भी एक्सपेंस से ट्रीट किया जाएगा। बेटा जो आपके पास आप एक एक फायदा हमने ले लिया है वो हमारे पास हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। अब अगर एक्सपेंस पेड है तो बात खत्म हो गई। फायदा ले लिया लेकिन अभी हमने आप ये कह लें कि उसको पेमेंट करनी है, तो फिर हमारी लायबिलिटी है, ये वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो क्रिएट हो गई क्योंकि हम फायदा ले चुके हैं। तो सिर्फ इस वजह से हम इसको एक्सपेंस में बोले कि हमने पैसे नहीं दिए, नहीं, अकाउंटिंग इसको नहीं मानती। तो मेरी बात को फॉलो करें। सर तो प्रोविजंस को एक्सपेंसेस में नहीं ट्रीट किया जाता स्टेटमेंट में? बेटा बिल्कुल ट्रीट करेंगे, थोड़ा सा वेट करो, इसको समझाता हूं, ठीक है। अभी आगे हमने कुछ चीजों को लिखा हुआ है जिसके ऊपर आपके पास एक चीज ज्यादा मुनासिब है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलो यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। तो एक्सपेंसेस क्या बेटा? एक्सपायर्ड कॉस्ट है आपके पास। कॉस्ट क्यों आपने इनकर की? इसलिए कि हम अपने रेवेन्यूज को जनरेट कर सकें। और ये आपके पास क्या है? क्या डूइंग अ बिजनेस, आप अपने बिजनेस को जब करेंगे तो डेफिनेटली सर्टेन कॉस्ट आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो जितनी भी कॉस्ट आपके पास आपकी इनकर हो रही है या एक्सपायर हो रही है बेटा, हम उनको उठा के किसमें कन्वर्ट कर देंगे? एक्सपेंसेस में। इज इट क्लियर और नॉट? अब यहीं पर आपके पास आपकी एक्सपेंसेस में फर्दर हम ये बोलते हैं कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं बेटा जो प्रीपेड होते हैं, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं बेटा जो अक्रूड है। प्रीपेड एंड अक्रूड, यू गॉट इट? यस। नाउ प्रीपेड क्या बेटा? बाय डेफिनेशन अ प्रीपेड एक्सपेंस क्या एक्सपेंस है बेटा? सुनो, इसमें पेमेंट्स
have been made in advance, but the related services, benefits still to be received, still yet to be received in future. ये बात समझ में आ रही है? बेटा क्लियर है? अब सुनो, प्रीपेड, पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में पे कर दिया बेटा। जैसे आपने देखो, अगर आप अपने सेल फोन में आपके पास आपके दो तरह के कनेक्शन होते हैं बेटा, एक पोस्ट पेड, एक प्रीपेड। अच्छा, प्रीपेड के लिए क्या होता है, आप कार्ड को चार्ज करते हैं, आपने पहले उसके बीच में अपना बैलेंस इंसर्ट करवाना होता है। अब मजे की बात, आपने अभी कॉल्स नहीं की, आप कॉल्स उस वक्त कर सकते हैं जब आपके सेल फोन में बैलेंस हो। मेरी बात को फॉलो करें। तो मैंने 500 का बैलेंस, उसने 600 का बैलेंस मैंने उसमें ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब मैंने एक प्री पेमेंट कर दी। सो प्री पेमेंट मेरे पास क्या है कि मैंने पेमेंट तो एडवांस में कर दी, अब मैं आहिस्ता 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 इसको कंज्यूम करता हूं। तो मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? यस सर। बिल्कुल एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। इसका मतलब कि अभी ये एक्सपेंस नहीं है, राइट नाउ ये मेरे पास मेरा एक्सपेंस नहीं है। इसको मुझे क्या बनाना चाहिए? अपने एसेट बनाना चाहिए। यस, इसका मतलब ये हुआ कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके वो एक्सपेंसेस हैं जिनको अगर हम एसेट कंसीडर करें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये एसेट्स हैं। क्यों? एसेट में भी तो यही था कि आप पेमेंट एडवांस में करते हैं और बाद में फायदा उठाते हैं बेटा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो क्लियर है? अच्छा, अब कुछ लोगों का ख्याल ये है, क्या ये अजीब सी बात है, आप एक जो कार्ड है उसको कितने टाइम में यूज करते हैं? मतलब अगर आपने 500 का बैलेंस जो है इसके बीच में आपने आप ये डलवा लिया अपने सेल फोन में, तो कितने दिन में खत्म हो जाए? सर सर्टेन नहीं है, वो कॉल्स पे डिपेंड करता है सर। नॉर्मली कितने कितने दिनों में खत्म कर लेते हो उसको? इनमें सर वैसे तो हो ही जाता है। 1 मंथ तो लग ही जाता है। आप इसमें देखिएगा, सो इट डिपेंड्स अपॉन योर कंजम्पशन। एक जवान बोला उसने सर 2 दिन में 500 खत्म हो जाता है, ठीक है। एक बोला उसने कहा सर मेरे लिए तो 6 महीने में नहीं खत्म होता। हाँ, क्योंकि मैंने मिस कर दिया, साथ बैठा हुआ उसने कहा, मुझे कहा सर 500 तो छोड़े, मेरे पास 100 रुपए भी होगा तो मैं उसको 6 महीने यूज कर लूंगा, क्योंकि मैंने कार कहीं भी नहीं करना, ठीक है। तो वो कोड वर्ड रखे हुए हैं कि अगर एक दफा बेल आएगी तो उसका मतलब ये होगा कि मैं पहुंच गया, ठीक है। 2 दफा बेल आएगी तो उसका मतलब तुमने मुझे कॉल बैक कर दिया। तो लाइक दिस जो है आपके पास, आप देखेंगे कि सर्टेन आपके पास आपके मामले चल रहे हैं, ठीक है। फिर बात को अंडरस्टैंड करें, सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंजम्पशन। अच्छा बेटा, अब एक था बेटा, एक बात को समझो, एक होता है पर्सनल यूज, एक होता है कमर्शियल यूज। बेटा पर्सनल यूज में कमर्शियल यूज में जमीन आसमान का फर्क है। आप अपनी गाड़ी को देखिए, आप उसको एक दिन में कितना यूज कर सकते हैं? आप कभी गौर कीजिएगा कि एक दिन में उसकी कंजम्पशन या उसकी जो आपके पास आप देखेंगे ट्रैवलिंग कितनी। आप देखिएगा, हो सकता है कि ट्रैवलिंग आपके पास 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से ऊपर में, बहुत ज्यादा हो गया। मतलब अगर आप पिंडी में रहते हैं जैसे मैं, तो मेरे पास एक दिन का आना जाना मिला के 50 किलोमीटर है। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, तो 50 किलोमीटर जो है वो आपके पास, आप ये कह लें कि ये भी एक अच्छी खासी ट्रैवलिंग है जो मैं अपनी गाड़ी पे कर रहा हूं, ठीक है। अब इसी को कमर्शियल यूज पे लेके जाओ। व्हाट डू यू थिंक कि क्रीम वाला एक दिन के बीच में कितनी माइलेज कवर करता हो? अब मेरी बात को फॉलो करें, जरा इसको देखो, ये मेट्रो वाली बसेस, ये एक दिन के बीच में कितनी माइलेज कवर करती है? अब हाईएस्ट को देखो जो चल रहे हैं रूट्स के ऊपर, एक दिन के अंदर कितनी माइलेज कवर करती है?
आप अपने बाइक को देखो एक दिन के बीच में कितने किलोमीटर चलता हूँ, टीसीएस के बाइक को देखो एक दिन में कितने किलोमीटर चलता हूँ, वो तो कमर्शियल यूज टोटली डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 500 का बैलेंस शायद एक महीना चल रहा है, लेकिन अगर मेरा कमर्शियल यूज हो, आप अपने कॉलेज को देखें, हजारों के हिसाब से स्टूडेंट हो, मुझे उनकी कॉल्स को करना भी है, रिसीव भी करना है, मुझे उनको मैसेजेस भी करने हैं। आप इस चीज को इमेजिन करें कि आपके पास आपको कितनी इसके बीच में आप एक की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि यार हम जब इसके अंदर पैसे दे भी दें तो हम इसको इनिशियली एक्सपेंस बना लेते हैं। यार बोला मारो, पहले तुम इसको एसेट बनाओगे, फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो एक्सपेंस में कन्वर्ट करोगे। तो व्हाई डोंट, जब मुझे पता है कि इसका खत्म हो जाना है और कुछ दिनों में खत्म हो जाना, बड़े शॉर्ट स्पैन में खत्म हो जाना, 2 दिनों में, 4 दिनों में, हफ्ते में इसका खत्म हो जाना है, तो व्हाई डोंट मैं इनिशियली इसको एसेट ना बनाऊं, मैं इसको एक्सपेंस बना दूं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब इस प्री पेमेंट के ऊपर और अक्रूवल के ऊपर पूरा एक चैप्टर है। आप अगर आप याद करें तो आपके पास एक चैप्टर में एक लिस्ट थी, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। सो अक्रूवल प्री पेमेंट्स इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको अकाउंटिंग सिखाएगा, रिकॉर्डिंग सिखाएगा कि अगर मैं इसको इनिशियली एसेट बनाऊं तो कैसे लेकर चलूंगा, और अगर मैं इसको इनिशियली एक्सपेंस रख लूं तो फिर मुझे क्या करना है। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। क्या यहां तक बात समझ में आई बेटा? अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि प्रीपेड का मतलब समझ में आया? प्रीपेड का मतलब ये है कि आप इनिशियली पेमेंट एडवांस में परफॉर्म कर दें, लेकिन बेनिफिट फ्यूचर में जाते हैं। बेटा क्लियर है? अब मैंने उसको एसेट लेना है, ये बात तो आपके पास आप ये कहेंगे कि कोई इश्यू नहीं है। ज्यादातर लोग इसी तरफ आपके पास इसको लेकर आते हैं कि इसको एसेट ही होगा, लेकिन अगर वो इसको एक्सपेंस ले ले तो बुरा नहीं बनाना, क्योंकि उसके पास उसकी अपनी लॉजिक है। तो हमें थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेडली चलना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? जी बेटा जो लोग ऑनलाइन है, मेरी बात समझ में आई है बेटा? यस सर। अब नेक्स्ट क्या है, आपके अक्रूड एक्सपेंसेस क्या है? अक्रूड एक्सपेंसेस वो हैं जिनमें हम लोगों ने बेनिफिट ले ली लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं। अक्रूड बेनिफिट्स, सर्विसेज were received but related payments are yet to be performed, yet to be performed. You got it? यहां तक बेटा बात समझ में आ गई? तो पहली बात बेटा कि यार अभी पैसे नहीं दिए लेकिन सर्विसेज ले ली, एग्जैक्टली लायबिलिटी। इसका मतलब कि आपने फायदा उठा लिया, उस बंदे से जो रिक्वायरमेंट थी आपकी वो आपने पूरी कर ली, आपने इस चीज को कंज्यूम कर लिया। जैसे अगर मेरे पास पोस्ट पेड सेल फोन, इसका मतलब मैंने कॉल्स कर ली, अब 1500 का बिल उसके बीच में है जो मुझे पे करना है, मैंने अभी पे नहीं किया, दैट इज व्हाई इट इज आउटस्टैंडिंग, इट इज अक्रूड। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, इट इज नॉट पेड सर, ये लायबिलिटी हो जाएगी। एग्जैक्टली इट इज अ लायबिलिटी। यानी प्रीपेड के बारे में तो दो स्कूल ऑफ थॉट बन सकते हैं कि हम इसको एसेट रखें या एक्सपेंस बना लें, लेकिन अक्रूड के बारे में कोई दूसरी राय नहीं है सिवाय इसके कि ये लायबिलिटी। तो मेरी बात को फॉलो करें बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है। सो अक्रूड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है? हमारी लायबिलिटी, अनडाउटेडली ये हमारी लायबिलिटी है। बेटा क्लियर है? यहां तक तसल्ली है बेटा? ठीक है। तो बेटा समझ लगी एक्सपेंस क्या है, प्रीपेड क्या है बेटा, और अक्रूड क्या है। यहां तक किसी को मसला हो बेटा? आगे चलो, आगे मूव करें। एनी प्रॉब्लम बेटा यहां तक? सर यूटिलिटी और बिल्स वगैरह की जो नेचर है वो अक्रूड होगी। बेटा नॉर्मली अगर आपने इसके फायदा ले लिया और अभी तक आपने उसको पेमेंट नहीं की तो अक्रूड है।
ये ज्यादातर आपने अक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है, क्योंकि हम पहले इनको यूज करते हैं, बाद में पैसे देते हैं, ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। डिस्काउंट्स, बेटा डिस्काउंट्स सर अक्रूवल अकाउंटिंग अभी होती है, मतलब ज़्यादा तो नहीं होती होगी। बेटा हमारी पूरी क्रेडिट कार्ड अकाउंटिंग, ठीक है, लेकिन अक्रूवल बेस क्या है उसके ऊपर हम जाके लेटर हम जाके डिस्कस करेंगे। अभी ना थोड़ा सा ना अपने आप को क्लियर करो बेटा। राइट नाउ हम लोग कर रहे हैं, राइट नाउ हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस को शेयर कर रहे हैं। डेफिनेशंस को क्यों शेयर कर रहे हैं बेटा? सिर्फ इसलिए कि ये टर्म्स हमने आगे यूज करनी है। सो हम इन 1-2 दिनों के बीच में इन सारी चीजों को कंक्लूड करके आगे मूव करेंगे जो हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल है। बट बिफोर दैट न्यूमेरिकल कम से कम मुझे पता तो हो यार कि ये एक्सपेंस क्या होता है, प्री पेमेंट क्या है, अक्रूवल क्या है, डिस्काउंट्स क्या होते हैं, परचेजेस क्या है, सेल्स क्या है, एटलीस्ट मैं उसको जानता तो हूं ना। बाकी मैं आगे जाके क्या करना वो इंशाल्लाह देख लेंगे। यू गॉट इट? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो अब यहाँ डिस्काउंट्स क्या होता है? डिस्काउंट है दैट इज रिडक्शन इन प्राइस। प्राइस का कम हो जाना, इसको डिस्काउंट बोलते हैं बेटा। लेकिन एक बात बेटा, ये रिडक्शन इन प्राइस वो है जो सेटल हो चुकी है। एक होती है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन जो है या बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अ प्राइस। बार्गेन करना वो चीज होती है बेटा, उसको डिस्काउंट नहीं बोलते। मिसाल के तौर पे आप एक अनब्रांडेड चीज देने के लिए चले जाते हैं, शर्ट थी, आपने उसको कहा, आपने कहा ये शर्ट, आपको कहते जी कितने की शर्ट थी, उसने कहा ये 5000 की, मैंने ये तो बहुत महंगी है, इसको कम करो। तो कहा अच्छा आप बोले आप क्या कहते हैं इसको? मैंने कहा मैं 3000 रुपये दूंगा। उसने कहा ये आप ज्यादा कह रहे हैं, कम कह रहे हैं, वो मिला जुला के आपने कहीं जाके सेटल कर लिया। सो दिस इज नॉट बीइंग बार्गेनिंग, नेगोशिएशन। सो असल में डिस्काउंट वहां से स्टार्ट होता है जहां पे प्राइस सेटल डाउन हो। जब प्राइस सेटल डाउन होगी तो वहां से आगे अगर कोई रिडक्शन होती है तो दैट इज डीम्ड टू बी अ डिस्काउंट। सो रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस का कम हो जाना, दैट इज योर डिस्काउंट। बेटा क्लियर है? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब प्राइस सेटल होगी तो फिर उसमें कमी क्यों होगी? जब ये चीज हमने डिसाइड कर ली तो फिर उससे आगे कमी क्यों होगी? इसका मतलब डिस्काउंट के कुछ रीजंस हैं। ये डिस्काउंट आपके पास आपका कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट होता है। कैश और सेटलमेंट डिस्काउंट्स, ये बेटा वो डिस्काउंट जो कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट कहलाता है, या बेटा क्वांटिटी डिस्काउंट, इसको बेटा दूसरा नाम लेते हैं बल्क डिस्काउंट्स। यू गॉट इट? यहां तक समझ आ गई बात बेटा? सो कैश सेटलमेंट डिस्काउंट ये क्या होता है? क्वांटिटी डिस्काउंट्स क्या होता है? अब क्वांटिटी डिस्काउंट या बल्क डिस्काउंट तो आपको समझ में भी आ जाएगा बड़ी तेजी से कि जब क्वांटिटी को ज्यादा किया जाता है तो फिर हम ये डिमांड करते हैं कि यार प्राइस को कुछ कम करें। जैसे अगर आपने एक शर्ट लेंगे तो उसके ऊपर तो फिर आप क्वांटिटी डिस्काउंट डिमांड नहीं करते, लेकिन आप कहते हैं मुझे 5 शर्ट्स चाहिए, आपने इसकी प्राइस 3500 पे सेटल डाउन की, तो 5 की क्या प्राइस है? तो क्योंकि क्वांटिटी आपने इंक्रीज कर दी तो अब सेलर जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा इसमें। अच्छा 5 शेयर्स तो मैं इकट्ठी चाहिए, तो चलो मैं तुम्हें 3500 की जगह 3400 की एक शर्ट जो 3500 वाली 3500 में नहीं 3400 में मैं तुम्हें डिलीवर कर दूंगा। तो ये जो 100 उसने रिड्यूस किया ये बिकॉज ऑफ क्वांटिटी रिड्यूस किया, क्योंकि आपने क्वांटिटी ज्यादा की थी तो क्वांटिटी के ज्यादा करने की वजह से जो प्राइस में रिडक्शन की जाती है बेटा वो आपके पास आपका क्वांटिटी डिस्काउंट है। क्या मेरी बात को फॉलो करें? इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? बल्क डिस्काउंट। ठीक है, तीसरा नाम इसका बेटा क्या है? वॉल्यूम डिस्काउंट। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई? बेटा ये बात क्लियर है? यस सर। दूसरा बेटा आपके पास आपका कैश सेटलमेंट।
इसमें होता ये है कि ये डिस्काउंट आपकी क्रेडिट सेल्स परचेजेस के साथ होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक डील कर दी, आपके साथ डील डाल, डील ये है कि जी अच्छा आप मुझसे सामान ले लें, इसका टोटल बिल बनता है से 25,000। तो यार आप ना मुझे 1 महीने के बाद ये पैसे दे दो। अब हमारा डील ये डन हुई कि टुडे इज से 24 मार्च। सो आपने मुझे 24 अप्रैल पर ये पेमेंट करनी है 25,000। अब अगर मेरा आपका एग्रीमेंट डन हो गया, हम इस पे साइन कर लें, तो उसका मतलब मैं लायबल हो गया कि मैंने आपको गुड्स आज डिलीवर करनी है, लेकिन आपने मुझे 25,000 कब देने बेटा? 24,000। तो मेरी बात को फॉलो करें, इज इट क्लियर होगा? ठीक है। अब बेटे ये एग्जांपल समझ में आई कि मेरा आपके साथ एक डील डन, एक एग्रीमेंट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं आपको जो सामान आज डिलीवर करूंगा ये मैं आपको दे दूंगा, ये आपका हो जाएगा और आप लायबल हैं कि 24 पे जाके आपने मुझे पैसे देने। बट क्लियर है? सो राइट नाउ टुडे इज एग्रीमेंट डेट। एग्रीमेंट डेट बेटा क्या है? 24 और बेटा इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है? मैच्योरिटी ड्यू डेट हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी कि 24 अप्रैल फिर आपने मुझे ये कर दिया। ठीक हो गया बेटा? कोई यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं? ठीक। अच्छा, अब अगर इन बिटवीन आपके पास पैसे जल्दी आ गए, हो सकता है आप 31 मार्च के ऊपर आपके पास ये चीजें सारी सेल हो गई, आपने मुझे बुलाया, आपने नहीं बुलाया साहब वो मैंने आपको पैसे दिए, तो कौन से पैसे देने सर? वो जो मैंने आपसे सामान लिया था उसके पैसे दिए। तो मैं तो बिस्मिल्लाह कर दूंगा, दे दो पैसे। आप कहेंगे नहीं, देखो मैच्योरिटी इसकी कब है? 24 का, तो मैं तुम्हें जल्दी पैसे देने के लिए आ, तो तुम मेरे लिए कुछ फेवर करो ना, कुछ मुझे रिलैक्सेशन दो ना, कुछ डिस्काउंट मुझे दे दो जिसकी वजह से मैं तुम्हें ये पेमेंट दे दूं। अदरवाइज आप इस चीज को अपने ध्यान में रखिएगा, 24 अप्रैल से पहले मैं आपसे ये पेमेंट डिमांड नहीं कर सकता। मैंने एग्रीमेंट में ये बात लिख दी है कि मैं आपको 24 अप्रैल पर ही अप्रोच करूंगा, लेकिन क्योंकि आपके पास पैसे जल्दी आ गए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद आपके पास पैसे आ गए, अब आप मुझे अप्रोच करें, आप कहेंगे कि सर अगर आप मुझे कुछ थोड़ी बहुत फेवर करें तो मैं आपको जल्दी पैसे दूं। सो 25,000 रुपये आपने देने थे, मैंने कहा अच्छा ऐसा करो कि तुम मुझे 24,500 पे कर दो, मैं 500 रुपये का तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। तो इस डिस्काउंट को सेटलमेंट डिस्काउंट का नाम दिया। इसी का दूसरा नाम बेटा क्या है? कैश डिस्काउंट। क्या ये जो 500 की रिडक्शन है ये इस वजह से मिली कि ये जल्दी पेमेंट हो। तो अगर पेमेंट आपके पास अपनी मैच्योरिटी डेट से पहले की जाए और मैच्योरिटी डेट से पहले आपके पास आते हैं कि पैसे दे दिए जाए, तो बेटा इस डिस्काउंट को सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट का नाम दिया। तो क्लियर है? यस। मैं जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए समझ आ गई बात? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक हो यहाँ तक बेटा क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सो कैश डिस्काउंट, सो मैच्योरिटी से पहले। अच्छा एक चीज और यहाँ पे बेटा, एक है मैच्योरिटी डेट, एक है तो बेटा ये 24 पर मैच्योर हो रहा है, तो नॉर्मली मार्केट के बीच में कुछ दिन ग्रेस के मिलते हैं। यानी आप ये देखें ना 24 पे अगर ये मैच्योर हो रहा है, ग्रेस पीरियड होता है, उसको बोलते हैं ग्रेस डेज। नॉर्मली 3 डेज जो हैं ये मार्केट की नॉर्मलिटी है कि वो 3 दिन आपको ग्रेस के देते हैं। ठीक है, पहली बात 24 पे मैच्योर हुआ,
तो पेमेंट डिमांड ही 25th पे की जाती है। कभी गौर करो, देखो मेरी जनवरी की सैलरी मिचोर कब होती है? आपको पता है कि 31 जनवरी पर जब मैं अपने ऑफिस से निकलता हूं तो मेरी सैलरी मिचोर हो चुकी है। अगर मैं इसको बहुत ही प्रॉपर उस पर लेकर जाऊं, बहुत प्रॉपर आप उसको ना मैं उसके ऊपर लेके जाऊं कि अगर मैं ये कहूंगी जी मैं बहुत असूलों का पक्का हूं, तो मेरे एम्प्लॉयर को ये बात लाजिम है कि 31 जनवरी पर एग्जैक्टली मुझे मेरी सैलरी दे। शाम को जब मैं अपने ऑफिस को लीव करूं तो एक पैकेट मेरे पास पड़ा होगा, यार ये अपनी सैलरी ले लो। लेकिन आप देखिएगा नॉर्मली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी भी पेमेंट करे तो कब पेमेंट करती है बेटा? फर्स्ट। इसका मतलब मैच्योरिटी डेट तो 31 जनवरी की थी, लेकिन पेमेंट डेट कब आ रही है बेटा? अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, अगर सैलरी आपको फर्स्ट पे ना मिले, सेकंड पे मिल जाए, थर्ड पे मिल जाए तो कोई इशू तो नहीं। देखिएगा नॉर्मली इसके ऊपर लोग नहीं होते। इशू कहां आता है? जब ये 3 दिन गुजर जाते हैं। यार आज पहली थी तनख्वाह नहीं है, तो कोई निकाला। आज 2 तारीख की तनख्वाह नहीं आई तो चलो यार कल आ। लेकिन 3 के बाद कल आने का बात जरा थोड़ी सी मुश्किल होती है। यार 3 दिन गुजर गए, सैलरी नहीं है यार। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें तो ये जो 3 दिन से ऊपर का जो टाइम होता है ना बेटा आपके पास, यहाँ पे भी डिफॉल्ट होना शुरू हो, इसको डिफॉल्ट हो नहीं जी इसके पास डिफॉल्ट हो। और फिर अगर आपके पास आप ये कहें कि इसमें 30 दिन और गुजर गए तो हम कहते हैं पास भी हो गया कि पिछली सैलरी दी नहीं, अगली आ। अब यहाँ पे खतरे वाली बात शुरू होती है, यार ये सैलरियां क्यों नहीं दे रहा? पैसे नहीं है इसके पास, फाइनेंशियल क्रंचेस में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, ये देखो क्या करेगा हमारे। पुरानी सैलरी अभी तक पे नहीं हुई, ऊपर से नई सैलरी। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो पुत्र बात समझ में आ रही है? सो लाइक दिस कि आपके पास आपका मामला कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि आपके पास आपकी चीजें जो है वो थोड़ी सी आपके पास आपकी इस तरह चलेगी, लेकिन मैच्योरिटी डेट का कुछ समझ लेंगे। मैच्योरिटी डेट क्या बेटा? अब पेमेंट डेट आपके पास नॉर्मली उस समय लगेगा तो 2-3 दिन बीच में आपके पास बेस हो जाएगा। इन 3 दिनों का एक और मकसद है एक्चुअली बिजनेस के बीच में जो पेमेंट्स की जाती हैं बेटा, वो पेमेंट्स थ्रू क्रॉस चेक की जाती है। तो क्रॉस चेक की क्लियरेंस में हमें वैसे भी 2 वर्किंग डेज चाहिए होते हैं, यानी क्रॉस चेक की क्लियरेंस में हमें वैसे भी 2 वर्किंग डेज चाहिए कि अगर मैं आपके पास आपने मुझे 25,000 रुपये देने तो आज ड्यू हो गया, ठीक है, मैच्योर हो गया, मैंने आपके पास 25 अप्रैल पे आपको अप्रोच किया, आपने कहा कि मुनासिब चेक लो, आपने मुझे चेक दे दिया 25,000 का। ये 25,000 का चेक अगर मैं अपने बैंक में जमा भी करवा दूं तो बेटा ये बात ध्यान रखिएगा कि 25 पैसे नहीं है, 26-27 पे कहीं जाके आपको पास पेमेंट। बेटा मेरी बात को फॉलो करें तो 2 डेज उसके अंदर फिर भी आपको रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए मार्केट की नॉर्मलिटी है कि 2 से 3 दिन ग्रेस पे मिल जाते हैं। बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बेटा कोई मसला तो नहीं? तो सब लोग क्लियर हैं? यस सर। नेक्स्ट पे बेटा आपके पास इन्हीं में एक और डिस्काउंट भी है बेटा, लेकिन उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अलाउंसेस के ऊपर बात करें, एंड रिबेट्स। अलाउंस हो, डिस्काउंट हो, रिबेट हो। डिस्काउंट, अलाउंस, रिबेट, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज रिडक्शन इन प्राइस। यानी तीनों में ये चीज कॉमन है कि डिस्काउंट के केस में भी प्राइस कम होगी बेटा, अलाउंस के केस में भी प्राइस कम होगी, रिबेट के केस में भी प्राइस कम होगी। बेटा क्लियर है? यहां तक बेटा समझ लग रही बात? अब अलाउंस पे डिस्काउंट की तो रीजन हमने देख ली कि आप जल्दी पैसे दे दिए तो प्राइस कम कर दो, क्वांटिटी ज्यादा कर दी तो प्राइस कम कर दी। अलाउंस में कमी क्यों होती है बेटा? अलाउंसेस में रिडक्शन इस वजह से होती है बेटा कि आपकी प्रोडक्ट जो है अगर वो डिफेक्टिव हो
डिफेक्ट की वजह से जो आपके पास आप ये कहें कि प्राइस में कमी की जाती है उसको अलाउंस करना होगा। क्लियर है? ठीक है। सो ये डिफेक्ट इसका फिजिकल डैमेज हो सकता है और डिफेक्ट की वजह अदर फैक्टर्स भी होते हैं। You got it? बेटा बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सो अलाउंसेस क्या है बेटा? प्राइस में कमी, लेकिन इस वजह से क्या आपकी प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, उसमें डिफेक्ट आ गया। अब ये डिफेक्ट फिजिकल डैमेज भी हो सकता है। चीज अपनी शेप को खराब करेगी। अब शेप को खराब करेगी तो जाहिर बात है कि मैं उसको उस पैसे में तो नहीं खरीदूंगा कि जो आपके पास एग्जैक्टली बिल्कुल सही चीज की आपके पास प्राइस है। बेटा मेरी बात फिजिकली थोड़ी सी डैमेज है ना, आप देखिएगा इस चीज को रेडी वाला भी जानता है। सो ऐसे सेब जो बिल्कुल ठीक और अच्छे हैं उसकी प्राइस ज्यादा रखता है, और ऐसे सेब जो थोड़े से खराब हो चुके हैं, थोड़े से डैमेज हो चुके हैं, उनमें दाग है, उसकी प्राइस कम है। वो जानता है कि मैं उस प्राइस के ऊपर इसको नहीं ले सकता, मेरा कस्टमर नहीं खरीदेगा, सो इसको बेचने के लिए मुनासिब है कि मुझे प्राइस कम कर। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? अलाउंस। क्यों? प्रोडक्ट फिजिकली डैमेज है या अदर फैक्टर्स की वजह से, फैशन का खत्म हो जाना, सीजन का आउट हो जाना। आज देखिए आप इस वक्त सारे मुसलमान बनेंगे, चैनमन को देखो, बाकी आपके पास जो मशहूर ब्रांड्स हैं उनको देखो, तुम्हें तुम्हारे सेल फोन से उनके नंबर ही खत्म नहीं होंगे, उनके मैसेजेस ही खत्म नहीं होंगे। आज ही हमारे पास 50% ऑफ है। क्यों 50% ऑफ है? सीजन खत्म। अब विंटर गारमेंट का सीजन खत्म हो चुका है, उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ बेचना है। ये नहीं कि फिजिकली डैमेज है, लेकिन क्योंकि सीजन आउट हो चुका है, फैशन आउट हो चुका है, इनकी मजबूरी है कि मेरा उसको खाली करना। इसको खाली करेंगे तो समर गारमेंट्स को इसके बीच में रख सकते हैं। अपनी बात को अंडरस्टैंड करें तो फिर उनकी कोशिश होती है कि क्लियरेंस सेल करके बेच दो, खत्म करो, दूसरे से कम कीमत पे बेचो। बेटा क्लियर है? तो प्रोडक्ट के डिफेक्ट की वजह से जो प्राइस में कमी की जाती है बेटा, वो आपके पास आपका अलाउंस का है। बेटा क्लियर है? यस सर। देखो मसला तो नहीं इसमें। इसी तरीके से रिबेट्स। सो रिबेट्स में मामला यूं होता है कि इनिशियली हम ये कहते हैं कि पूरे पैसे दो, इनिशियली पूरे पैसे दे दो, हम बाद में आपको आपका डिस्काउंट का पोर्शन रिफंड करें, रीइंबर्स करें। मुझे मेरी बात को फॉलो करें, जो किसी और फैक्टर के साथ नहीं होती। मिसाल के तौर आप स्कैन का आधार कहते हैं मुझे डिस्काउंट चाहिए, स्कैन वाले कहते हैं नहीं डिस्काउंट की पॉलिसी है। हाँ, तुम पहले टेस्ट में परफॉर्म करो, उस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर हम तुम्हें स्कॉलरशिप दे देंगे। अब आपको पता है स्कॉलरशिप क्या है, तो डिस्काउंट। तुम अपनी अटेंडेंस को पूरी रखो, हम तुम्हें ये डिस्काउंट देंगे। ये हमारी तरफ से एक इनाम है। सो लाइक दिस, क्या आप इनिशियली पूरे पैसे ले लें, बाद में आपके पास अगर कोई रिफंड का पोर्शन है तो आपको वापस किया जाए, तो उसको रिबेट्स का नाम दिया जाए। ये जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है, ये आपको डिस्काउंट नहीं देती, ये रिबेट्स। क्यों रिबेट्स देती? वो आपको टारगेट देती है कि ये टारगेट पूरा करो, ये तो इस प्राइस के ऊपर चीज मिलेगी। तो जो उनके अपने कस्टमर होते हैं, जो रिटेलर आपके पास है, जो होलसेलर्स आपके पास हैं, जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके पास हैं, बेटा उनको वो ऐसे नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट बड़ी फेम वाली प्रोडक्ट है, तो वो उनको टारगेट्स देते हैं। क्या तुम अगर इतनी चीज हमसे खरीदोगे तो फिर तुम्हारे पास प्राइस को रिड्यूस करेंगे ना, तो तुम ये पहले हमें पूरे पैसे देते रहो, तो जब तुम इस टारगेट को मीट कर दोगे तो इस वक्त हम तुम्हें तुम्हारे डिस्काउंट वाला पोर्शन रिफंड करेंगे। तो पूरे आपके पास आप ये कहेंगे शुरू में पूरे पैसों पे, और बाद में फिर आपके पास आप ये कहेंगे उनसे रिलेटेड जो भी आपके पास आपका डिस्काउंट का पोर्शन है उनको रिफंड करेंगे। यू गॉट इट? बेटा रिबेट समझ में आए? हाँ भाई, जो लोग ऑनलाइन में समझ आए बेटा? सर रिपीट कर दें। यस मैं सर। रिपीट कर देता हूँ बेटा कि इनिशियली रिबेट वाले, मैं रिपीट कर देता हूँ। इनिशियली रिबेट वाले केस के बीच में हमने क्या करना है, पूरे पैसे देने, और बाद में जो हमारा डिस्काउंट वाला पोर्शन है वो हमें रिफंड किया जाए। सो रिबेट वाले केस में जो डिस्काउंट वाला पोर्शन है बेटा वो हमें रिफंड किया जाता है।
तो रिबेट क्या बेटा, पहले पूरे पैसे दे दो, बाद में आपका डिस्काउंट आपको वापस लौटा देते हैं। तो डिस्काउंट पे क्या बेटा, जब अपने पेमेंट करनी है तो करनी है आपने नेट ऑफ डिस्काउंट। बेटा क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं बेटा? यहाँ तक बेटा क्लियर है? अब नेक्स्ट में आए तो वीएटी मिलता है फॉरेन करेंसी से, दोबारा बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तो जो वीएटी होता है वो रिबेट होता है, वैल्यू यस एडिड। सर। क्या नाम है लड़के तेरा? वसी सर। वसी, नाश्ता किया सुबह? यस सर। फिर दिन का खाना खा। तो ये बैड शेट क्यों अभी तू डिस्कस कर रहा है? सर ये रिबेट नहीं होगा कि आप पहले जो है पूरा टैक्स दे रहे हैं और नहीं पुत्र नहीं, ये वैल्यू एडेड टैक्सेस हैं। ये वैट जो है ये बेसिकली सेल टैक्स है। अब सेल टैक्स का जो मामला होता है ये डिफरेंट है, ठीक है? और इसको पढ़ने के लिए अभी आपको वक्त लगेगा। सो दीज आर नॉट रिबेट्स, ये कुछ और चीजें हैं आपके पास। बस ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस सर कमीशन आ जाते हैं इसमें। हाँ बेटा, आपके पास कमीशन भी, आपके पास अब ये कहें कि वो एक्सपेंसेस में आता है। कमीशन तब आता है कि जब हम किसी से सर्विस लेते हैं और फिर उसकी रेम्यूनरेशन के बीच में उसको कोई कंपनसेशन परसेंटेज की शक्ल में देने की जरूरत है, चाहे तुम्हारा कमीशन। तो मेरी बात को फॉलो करें? यस सर। चलो अब आगे आ जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड रिबेट्स, डिस्काउंट और रिबेट्स। बस इसको यहीं पे रहने दो, आज क्लास कंक्लूड कर लो इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह फिजिकली है, ठीक है? लेकिन जो लोग आपके पास अभी के ऑनलाइन रहेंगे वो ऑनलाइन रहे, कोई इशू नहीं। सर कल हॉलीडे? हाँ कल छुट्टी है। ठीक सर। अल्लाह हाफिज बेटा जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।